आज का हमारा टॉपिक होगा द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। यहाँ तक में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किस प्रकार से यूरोप के लोगों के दिल में एक आज़ादी को लेकर जो आग उठा था, है ना, उस आग को उन लोगों ने तब तक शांत नहीं किया जब तक कि उन लोगों को कुछ बेसिक राइट ना मिल गए, है ना। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पे किन किन चीज़ों से, यानी कि किन किन मामले में उनको बहुत प्रकार का आज़ादी मिला। जैसे सर्फडम और बॉन्डेड लेबर उन लोगों ने ख़त्म करवा लिया था अपने जिद पे अड़ के, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने क्या पढ़ा था, वोमेन के बारे में भी उन लोगों ने बहुत हद तक लड़ाई लड़ा। हाँ, वो अलग बात है कि वोमेन को उतना ज़्यादा दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी वोमेन को लेकर जो उनका सोच था थोड़ा बहुत तो बदल ही गया होगा, है ना। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वोमेन अपना मतलब कि अपना जो उनका एसोसिएशन था, जो संगठन था, वो लोग अपना खुद बना रहे थे। कहीं ना कहीं उनके बीच में भी पावर था, है ना। चलिए इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि औरतों का जो कंडीशन है हल्का फुल्का वहाँ पे सुधर रहा था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पढ़ा था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में। इसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो वहाँ पे गए और एक नए संविधान को उन्होंने बनाया। लेकिन उन्होंने जो संविधान बनाया था वो फिर भी अभी कैसा था, मोनार्की था, है ना। डिक्टेटरशिप की मतलब कि डेमोक्रेसी आने में भी फिलहाल देरी था, है ना। चलिए फिर भी मोनार्की ही आ गया और एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आ गया मोनार्की, तो भी बड़ी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन, है ना। मतलब कि जो हमारा संविधान बनेगा, जो सरकार बनेगा, वो पूरी तरीके से लोगों को साथ में लेकर चले, इस प्रकार का बनेगा, है ना। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। मोटा मोटी यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो यूरोप में उस समय पे मौजूदा समय था, उस समय के खिलाफ लोग पूरी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, अपने अपने राइट को मनवा रहे थे। चले यहाँ तक तो आपने बेसिक से चीज़ों को जाना। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से जर्मनी बना और किस प्रकार से हमारा इटली बना। और इसी टॉपिक में आपको ब्रिटेन के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। टॉपिक में नहीं लिखा हुआ है ब्रिटेन, लेकिन आपको इसमें ब्रिटेन के बारे में भी जानने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 कंट्री के बारे में जरूर पूछता है, हालांकि 4 है। जैसे आपसे हो सकता है कि जर्मनी कैसे बना, वो पूछ सकता है, या फिर इटली कैसे बना, वो पूछा जा सकता है आपसे, या फिर ब्रिटेन कैसे बना, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर एक और देश के बारे में हमने पढ़ा था, छोटा सा याद कीजिए, ग्रीक्स, है ना, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके बारे में भी पूछा जाता है। ये 4 कंट्री को बनने का क्या तरीका था, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा वहाँ के लोगों को, 4 में से कोई एक तो जरूर पूछता है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए खैर, आज हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमारा जर्मनी और इटली और ब्रिटेन बना। ब्रिटेन भी है इस टॉपिक में, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, जर्मनी के बारे में। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। सवाल पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या आर्मी एक नेशन के निर्माता हो सकते हैं क्या, मतलब कि एक कंट्री के निर्माता एक आर्मी हो सकता है क्या। सोचिए जरा, ये पूछा जा रहा है हमसे सवाल। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इसके बारे में आप तब जान पाइएगा जब आप जर्मनी और इटली के बारे में पढ़ेंगे तब, है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पूछे या फिर मेकिंग ऑफ जर्मनी पूछे, कुछ भी पूछे, आप वही चीज़ें लिख सकते हैं जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए जानते हैं क्या था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि मेकिंग ऑफ जर्मनी में क्या है, जानते हैं इसके बारे में। देखा जाए, जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट, किस प्रकार से हमारा जर्मनी बना, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्या है पॉइंट, जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट। इन 1848 मिडिल क्लास जर्मन tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state under an elected parliament। ये बात हो रहा है 1848 का। उस समय पे ऐसा दौर था जहाँ पे कि जर्मनी में रहने वाले अलग अलग रीजन के लोग, यानी कि अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग जर्मनी के, उन सभी ने क्या सोचा, यूनाइट होने का सोचा, यानी कि आपस में आने का उन्होंने सोचा, यानी कि सब एकजुट होने का उन्होंने सोचा। उनको लग गया था कि भाई देखो, जब तक इकट्ठा नहीं होंगे ना, तब तक किसी पावर के खिलाफ हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अकेला कितने के खिलाफ लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, आप मारे जाएंगे आप। लेकिन हाँ, यूनाइट हो जाएंगे, सब एकजुट हो जाएंगे, एकता आ जाएगा आप लोगों के बीच में,
तो हो सकता है कि किसी प्रकार का वार हो, किसी प्रकार का गतिविधि हो, तो हम लोग उसमें शामिल होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग जीतेंगे, है ना। तो 1848 में ये बात हो रहा है जर्मनी में कि वहाँ के जो छोटे छोटे रीजन में लोग रहते थे, अलग अलग प्रकार के जो लोग थे, उन सभी ने आपस में मिलजुल कर रहने का फैसला किया और into a nation state under an elected parliament। और उन्होंने क्या सोचा कि जर्मनी में हम लोग किसके अंडर में रहेंगे, इलेक्टेड पार्लियामेंट के अंदर में रहेंगे, यानी कि हमारे ऊपर यदि किसी का रूल होगा तो ऐसे लोगों का रूल होगा जो कि इलेक्टेड होंगे, जिनको कि हम लोग चुनेंगे। मतलब कि यहाँ पे पूरी तरीके से एक जो है ना आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जैसा सिचुएशन यहाँ पे आने वाला था, ऐसा यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। यानी कि हम लोग यदि अब रूल किए जाएंगे तो किसी मोनार्की के द्वारा नहीं या फिर किसी डिक्टेटरशिप के द्वारा नहीं, अपने लीडर के द्वारा हम लोग रूल किए जाएंगे, ऐसा इनका कहना था। आगे, कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री, इसमें क्या खास बात है जानते हैं इसके बारे में। दिस मूवमेंट वाज सप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री एंड वेयर सपोर्टेड बाय द लैंड ऑनर्स। सुनिए अब ध्यान से क्या लिखा हुआ है। दिस मूवमेंट वाज सप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री एंड वेयर सपोर्टेड बाय द लैंड ऑनर्स। तो जिस प्रकार से वहाँ के लोग आपस में एकजुट हो रहे थे, अब जरा सोचिए, जब आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी की ओर, तो जो मौजूदा सरकार वहाँ का है, जो सिस्टम है, क्या वो आपको दबाएगा नहीं? बिल्कुल दबाएगा, है ना। तो जर्मनी के लोग आपस में यूनाइट तो हो रहे हैं, वो लोग बात तो कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट बनाएंगे अपना, हम लोग अपने लीडर को चुनेंगे, कर तो रहे हैं, लेकिन उनको दबाया जा रहा था मोनार्की के द्वारा और मिलिट्री के द्वारा। समझ में आ रहा है। और उनका यही कहना था कि जर्मनी के लोग ऐसा ना सोचें, जर्मनी में जो मौजूदा सिस्टम है उसी के हिसाब से चलना चाहिए सिस्टम। ये वहाँ के लोगों का यानी कि मोनार्की और मिलिट्री दोनों का ऐसा कहना था, ठीक है। और यहाँ पे लैंड ऑनर्स का दूसरा नाम है जंकर साहब कह सकते हैं, ठीक है। आगे, रोल ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये कौन थे? बड़ा मस्त आदमी था ऑटो वॉन बिस्मार्क, जानते हैं इसके बारे में क्या है? ऑटो वॉन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूसिया टुक द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। जर्मनी को बनाने में सबसे बड़ा यदि किसी का हाथ था ना, हालांकि जर्मन के लोगों का तो हाथ था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनके बिना जर्मनी आज़ाद हो ही नहीं सकता था, जर्मनी बन ही नहीं सकता था, है ना। लेकिन ऑटो वॉन बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर थे कहाँ का? प्रूसिया का, है ना। उन्होंने जिम्मा लिया कि जर्मनी को हम लोग क्या करेंगे, यूनिफिकेशन में करेंगे, यानी कि हम लोग उसको यूनिफाई करेंगे, जर्मनी को हम लोग आज़ाद करवाएंगे, जर्मनी को ऐसा बनाएंगे कि सारे लोग आपस में एकजुट होकर यहाँ के मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। प्रूसिया उस समय पे बिल्कुल ठीक ठाक था कंडीशन में, एकदम कह सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए, तो अच्छा, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो थे प्रूसिया के, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये क्यों आए यहाँ पे जर्मनी का मदद करने के लिए? क्योंकि देखो, हर इंसान ना बुरा नहीं होता है, हर इंसान को ऐसा लगता है कि देखो, हालांकि बुरे इंसान होते हैं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन उन बुरों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि चाहते हैं कि यार सब आपस में मिलजुल के रहो, क्या लड़ाई झगड़ा में रखा हुआ है ना। तो चीफ मिनिस्टर थे, और जब उन्होंने कहा कि जर्मनी को आज़ादी दिलवाने में हम आपका मदद करेंगे, तो लोगों ने भी उनका समर्थन किया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर थे भाई, उनको अनुभव है कैसे क्या करना है ना। तो जर्मनी के लोगों ने उसको सपोर्ट किया कि हाँ ऑटो वॉन बिस्मार्क साहब आप आइए, हमारे लिए आवाज़ उठाइए। पढ़े लिखे इंसान थे, ज्ञानी आदमी थे, तो आ गए। आगे, 3 wars over 7 years. Prussia emerged victorious after fighting 3 wars over 7 years against the combined forces of Austria, Denmark and France, and the process of unification of Germany was completed. अब जरा यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्रूसिया को 7 साल के अंदर 3 वॉर लड़ना पड़ा। प्रूसिया को 7 साल के अंदर 3 वॉर लड़ना पड़ा, वो भी किसके किसके खिलाफ? हाँ, किस फोर्स के खिलाफ? जिसमें कि हमारा जुड़ा हुआ था ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये तीनों आपस में थे एक साथ, और इनके खिलाफ हमको यानी कि प्रूसिया को लड़ना पड़ा था। अब प्रूसिया यदि धीरे धीरे आज़ाद हो रहा था, जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा प्रूसिया आज़ाद हुआ, तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेके हमारा जो है जर्मनी भी धीरे धीरे आज़ाद होने लगा, क्योंकि वहाँ पर भी मूवमेंट हमारा धीरे धीरे छिड़ने लगा होगा, इसीलिए तो वहाँ पे आए ऑटो वॉन बिस्मार्क, कहें कि हम तुम्हारे लिए आज़ादी, हाँ आज़ादी ले लिए, उसके बाद इधर आ गए, कहें कि चलो देखो हम आप हैं तुम्हारे लिए, चलो मिल के करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड। उसके बाद हमारा जब प्रूसिया पूरी तरीके से जीत गया, है ना,
7 साल के अंदर उनको 3 वॉर लड़ना पड़ा। जब प्रूसिया जीत गया तो उसके बाद हमारा जर्मनी भी धीरे धीरे आज़ाद हो गया, है ना, यूनिफाई हो गया। आगे उसके बाद क्या लिखा हुआ है, न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट। अब जो आज़ाद हमारा जर्मनी था, बिल्कुल जर्मनी हमारा पूरी तरीके से फ्री हो चुका था, लेकिन उस जर्मनी आज़ाद जर्मनी को हेड कौन कर रहा था, कैसर विलियम फर्स्ट, कैसर विलियम फर्स्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, कैसर विलियम फर्स्ट के बारे में, कैसे इन्होंने क्या किया। ऑन 18 जनवरी 1871, ये बात हो रहा है कब का, 18 जनवरी 1871 का, एज असेंबली कंप्राइजिंग प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, important Prussian minister including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से, अब धीरे धीरे हमारा जो जर्मनी था वो आज़ाद हो रहा था, है ना, एक नए सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहा था। तो अब यहाँ पे बात आ रहा है 18 जनवरी 1871 का, जहाँ पे जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट मतलब कि छोटे मोटे प्रिंस हुआ करते थे, जो राजकुमार हुआ करते थे जर्मनी के, है ना, वो सभी, और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे आर्मी के वो सभी, और जितने भी इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे प्रूसिया के वो सभी भी, इसके साथ ही साथ जो प्रूसिया का चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, वो सभी लोग यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन आपस में कहाँ पे गैदर हुए, कहाँ पे आपस में मिले, हॉल ऑफ मिरर इन द पैलेस ऑफ वर्सेल। वर्सेल हमारा एक जगह है, फ्रांस में है ना, तो वहाँ पे हमारा सभी लोग आपस में इकट्ठा हो गए, और वहाँ पे उसका नाम था मेनली हॉल ऑफ मिरर, ठीक ना, तो वो वर्सेल में था। और वहाँ पे ये कहा गया कि आखिर उस मीटिंग में ये निकाला गया कि अब जो नया जर्मनी है इसको कौन संभालेगा। आज़ादी तो आपने पा लिया, है ना, आपने पूरी तरीके से प्रोटेस्ट किया, आज़ादी आपको मिल गया, लेकिन इसको संभालेगा कौन। तो किसको जिम्मा मिला, जिम्मा मिला कैसर विलियम फर्स्ट, वो भी जो कहाँ से बिलोंग करते थे, प्रूसिया से बिलोंग करते थे। अच्छा समझ होगा उनके पास, लोगों ने उनको बना दिया वहाँ का लीडर, है ना, अच्छा समझ होगा उनके पास देश दुनिया को चलाने का। आगे द न्यू जर्मन एम्पायर। अब न्यू जर्मन एम्पायर किस प्रकार से काम कर रहा था, देखिए यहाँ पे, द न्यू जर्मन एम्पायर फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। तो जितना भी बुराई था जर्मनी में उन सभी को ख़त्म किया गया। अब मोटा मोटी जर्मनी जो है एक नए सिस्टम की ओर ये आगे बढ़ रहा था, मतलब कि हाँ बोलिए। जर्मनी को आज़ादी मिला, फ्रांस में देखो मीटिंग हॉल है ना, जो देखिए आप क्लास फॉर एग्जांपल आपको याद दिलाना चाहूँ तो क्लास 9 में आपने हिटलर चैप्टर पढ़ा है। हिटलर में एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल, जिसमें जर्मनी को बहुत सारा अपना धन संपत्ति ना छोड़ना पड़ा था। ट्रीटी ऑफ मतलब कि वर्सेल एक ऐसा जगह था ना फ्रांस का जहाँ पे कि अलग अलग कंट्री भी आके अपना मीटिंग करता था। बड़ा अच्छा सा हॉल था वो, मतलब मीटिंग करने के लिए बड़ा मस्त प्लेस था वो वर्सेल। वर्सेल का नाम आप फ्रेंच अभी तो सुन ही रहे हैं, अपना पहला वाला में आपने क्लास हाँ वहाँ पे भी आपने सुना होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी सुना होगा वर्सेल के बारे में। वर्सेल के बारे में आपने हिटलर चैप्टर में भी पढ़ा होगा। वर्सेल मेनली फ्रांस का एक ऐसा जगह था जहाँ पे कि मीटिंग के लिए बड़ा मस्त जगह था। जैसे हमारा पटना का रविंद्र भवन कितना मस्त जगह है, जो भी मीटिंग होता है पटना का इंपॉर्टेंट मीटिंग, हर एक मीटिंग वहीं पे होता है क्योंकि वो अच्छा सा प्लेस है, सुविधा वहाँ पे अच्छा है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, तो सारा मीटिंग हमारा लगभग जो इंपॉर्टेंट मीटिंग था वो वहीं पे होता था वर्सेल में। तो अब जो नया जर्मनी बना था वो जर्मनी किस पे काम कर रहा था, मॉडर्नाइजिंग दी करेंसी, यानी कि करेंसी को किस प्रकार से मॉडर्नाइज किया जाए, है ना, यानी कि उसका किस प्रकार से अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाए। यदि कुछ खराबी होगा पहले के करेंसी में उसको बदला जाए किस प्रकार से, इन्हीं के ऊपर ये काम कर रहा था। बैंकिंग के ऊपर काम कर रहा था, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ये काम कर रहा था, है यानी कि न्याय सब के ऊपर भी ये पूरी तरीके से काम करने में लगा हुआ था। तो यहाँ से आपने ये सीख लिया कि किस प्रकार से जर्मनी हमारा आज़ाद हुआ। ये पाँचों का पाँचों पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। 5 एक 6 पॉइंट है शायद, 3 4 5 और एक 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा है इटली के बारे में। आखिर इटली किस प्रकार से आज़ाद हुआ, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस किस प्रकार से पाया, इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में, जिसका नाम होगा इटली यूनिफाइड, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।